स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सातों की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी के थर्ड पेपर सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स से हमने लिया है और इस टॉपिक के हम 3 से 4 वीडियोस बनाएंगे। ये उसका आज फर्स्ट पार्ट है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण या प्रतिलिपिकरण के बारे में। तो पहले कुछ जनरल डिस्कशन हम करें तो एक टॉपिक आता है सेंट्रल डॉगमा का और क्रिक के द्वारा सेंट्रल डॉगमा की जो कंसेप्ट है वो प्रस्तुत की और वो सेंट्रल डॉगमा हमें ये जानकारी देता है कि जब आनुवंशिक सूचनाएं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती हैं तो उस ट्रांसफर के 3 स्टेप हैं, 3 चरण हैं और आनुवंशिक सूचनाओं के ट्रांसफर का जो पहला स्टेप है वो रेप्लिकेशन या प्रतिलिपिकरण है। तो अगर हम प्रतिलिपिकरण को, रेप्लिकेशन को परिभाषित करना चाहें तो हम क्या परिभाषा देंगे कि प्रतिलिपिकरण आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण का पहला चरण है और ऐसा हमें सेंट्रल डॉगमा की कंसेप्ट से पता चलता है। अच्छा, रेप्लिकेशन में होता क्या है कि डीएनए मॉलिक्यूल अपनी आनुवंशिक सूचनाओं को स्थानांतरित करता है और अपने ही जैसा डीएनए का एक अणु और निर्मित करता है। तो रेप्लिकेशन को इसलिए डुप्लीकेशन, द्विगुणन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो बेसिकली हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट मीजलसन और स्टोहल नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया और अपने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा मीजलसन और स्टोहल ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि जब किसी सेल में, कोशिका में प्रतिलिपिकरण की क्रिया होती है तो वो अर्ध संरक्षी, सेमी कंजर्वेटिव प्रकार की होती है। तो मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करूं उससे पहले हम ये छोटा सा डिस्कशन करें कि जो सेमी कंजर्वेटिव, अर्ध संरक्षी प्रकार का प्रतिकृतिकरण है वो होता क्या है। तो पहले एक छोटा सा डिस्कशन इस पे कर लें। आप सभी को डीएनए की संरचना के बारे में पता है। डीएनए की संरचना में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। तो हम ऐसा लिखते हैं, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड अणु है एक, और अगर प्रतिकृतिकरण हुआ और डीएनए के इस अणु से डीएनए के 2 अणुओं का निर्माण हुआ और इस प्रकार जो डीएनए के 2 नए अणु निर्मित हुए उनमें से प्रत्येक अणु में एक स्ट्रैंड पेरेंट के जैसा है, दूसरा स्ट्रैंड नया है।
इसी प्रकार जो दूसरा डीएनए अणु बना है उसमें भी एक स्ट्रैंड पेरेंट के जैसा है, दूसरा नया है। तो ऐसे रेप्लिकेशन को, ऐसे प्रतिकृतिकरण को सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी, क्योंकि इस प्रतिकृतिकरण में डीएनए का केवल हाफ पार्ट 50% ही संरक्षी या कंजर्व रहता है। तो कोशिकाओं में जो प्रतिकृतिकरण की क्रिया होती है वो इसी सेमी कंजर्वेटिव अर्ध संरक्षी विधि से संपन्न होती है। और इसे सबसे पहले मीजलसन ने और स्टॉहल ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो हम डिस्कस अब करेंगे। मीजलसन और स्टॉहल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिस मॉडल ऑर्गेनिज्म को यूज में लिया वो ई कोलाई बैक्टीरिया था। ई कोलाई बैक्टीरिया पर मीजलसन और स्टॉहल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। अब वो क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्या किया मीजलसन और स्टॉहल ने, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसको लेबोरेटरी में कल्चर करना स्टार्ट किया। और इस कल्चर में उन्होंने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम पर कल्चर किया जिसमें अमोनियम क्लोराइड जो प्रेजेंट था उसका नाइट्रोजन हैवी यानी N15 वाला रेडियो लेवल था, यानी एक भारी समस्थानिक N15 वाले अमोनियम क्लोराइड को माध्यम में उपयोग में लिया। और फिर क्या किया, इस N15 युक्त अमोनियम क्लोराइड में ई कोलाई को लंबे समय तक कल्चर किया, संवर्धित किया। और बाद में उस ई कोलाई की कॉलोनी से या उस कल्चर से एक ऐसी ई कोलाई की सेल को सेलेक्ट किया जिसके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड N15 जो भारी नाइट्रोजन है उससे लेबल्ड हो चुके हैं, उस एक सेल को सेलेक्ट इन्होंने किया। इसके लिए इन्होंने डेंसिटी डिपेंडेंट जो सेंट्रीफ्यूज है, सीजियम क्लोराइड डिपेंडेंट एक सेंट्रीफ्यूज था, उस टेक्निक को यूज में लिया और उसकी हेल्प से ऐसी एक ई कोलाई की सेल सेलेक्ट कर ली जिसके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड N15 भारी नाइट्रोजन से लेबल्ड हो चुके थे। यहां तक ठीक। तो यहां पर ये एक ऐसी सेल हमने दिखाई है ई कोलाई की जिसके नाइट्रोजन N15 वाले हैं, और जब इसका सीजियम क्लोराइड डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो टेस्ट ट्यूब में हमें इस प्रकार की एक लेयर या बैंड मिलती है। एक्सपेरिमेंट के अगले भाग में अब इस ई कोलाई सेल को कल्चर किया एक ऐसे माध्यम में जिसमें अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन थे वो लाइट सामान्य हल्के नाइट्रोजन थे, वो अमोनियम क्लोराइड था, और उसमें इस ई कोलाई सेल को कल्चर किया। कल्चर के बाद जो जनरेशन मिली, जो पीढ़ियां मिली, उन ई कोलाई का सीजियम क्लोराइड डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सेंट्रीफ्यूज किया तो क्या देखा मीजलसन और स्टॉल ने कि टेस्ट ट्यूब में एक मध्यवर्ती बैंड प्राप्त होते हैं, हाइब्रिड बैंड मिलते हैं, और ये हाइब्रिड बैंड
इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस पीढ़ी में जो ई कोलाई बैक्टीरिया हैं उनके जो डीएनए स्ट्रैंड है उसमें से एक स्ट्रैंड N15 यानी भारी नाइट्रोजन वाला है और दूसरा N14 यानी हल्की नाइट्रोजन वाला है। अपने एक्सपेरिमेंट को इन्होंने आगे और बढ़ाया और अब इन सेकंड जनरेशन वाली ई कोलाई को फिर कल्चर किया एक ऐसे माध्यम में जिसके अंदर जो अमोनियम क्लोराइड था वो सामान्य N14 वाला है, लाइट नाइट्रोजन में। तो क्या देखा उन्होंने कि थर्ड जनरेशन में जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी डिपेंडेंट, तो देखा कि 50% जो था वो तो बैंड जो मिला वो N14 N15 का हाइब्रिड था, जबकि 50% जो बैंड थे वो N14 N14 के प्योर थे। मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूं तो यहां ये हमें जो मिला वो कंप्लीटली N15 वाले बैंड भारी है, इसलिए टेस्ट ट्यूब में थोड़े नीचे है। सेकंड जनरेशन में जो मिले हैं वो N15 N14 का हाइब्रिड है, तो वो N15 से थोड़े से मैंने ऊपर दिखाए हैं। थर्ड जनरेशन में ये वाला तो मिला कंप्लीटली N14 का सबसे हल्का ऊपर दिखाया, और नीचे जो 50% मिला वो N14 N15 का हाइब्रिड है। तो ये जो रेशियो यहां मिले, मीजल्सन और स्टॉल ने बताया कि इस तरह का जो अनुपात है, इस तरह के जो रेशियो मिले हैं वो तभी संभव है जब प्रतिकृतिकरण की क्रिया अर्ध संरक्षी विधि से या सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होती हो। अगर वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से नहीं हो रही होती तो ऐसे रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होते। तो मीजल्सन और स्टॉल के इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि किस प्रकार जो प्रतिकृतिकरण की क्रिया कोशिका में होती हैं वो अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होती हैं। तो आई थिंक रेप्लिकेशन का जो फर्स्ट पार्ट था, जो मीजल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट थे, वो आपको समझ में आए होंगे और ये डायग्राम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। फर्स्ट जनरेशन में क्या रिजल्ट थे, दूसरी पीढ़ी में क्या रिजल्ट थे, तीसरी पीढ़ी में क्या रिजल्ट थे। तो इससे इजीली हमें ये समझ में आता है कि कोशिकाओं में रेप्लिकेशन की क्रिया जिस सामान्य विधि से होती है वो अर्ध संरक्षी प्रकार की विधि है। तो नेक्स्ट कल हम डिस्कस करेंगे कि रेप्लिकेशन की क्रिया किस प्रकार होती है, यानी उसके कंप्लीट मैकेनिज्म, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन से एंजाइम उसमें सम्मिलित होते हैं, उन एंजाइमों की क्या कार्य प्रणाली है, उसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।